Good morning, class. Now we start chapter 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन. हम लोग अभी तक देख चुके हैं कि डेमोक्रेसी क्या है. फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा. उससे पहले हमने कंटेम्पररी वर्ल्ड को देखा था. फिर हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन कैसे होता है. फिर हमने देखा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स किस तरीके से काम करती है. अब आती है इंस्टीट्यूशन की. हमने डेमोक्रेसी समझ लिया, कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, फिर इलेक्शन करा दिए. अब हम बात करेंगे कि अब इलेक्शन होने के बाद जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो किस तरीके से काम करेंगे इंस्टीट्यूशन में. ठीक है. सो स्टूडेंट, democracy is not just about people electing their rulers. In democracy, their ruler have to follow some rules and procedure. They have to work with and with in the institution. मतलब उनको वर्क करना पड़ता है या तो इंस्टीट्यूशन के साथ या फिर एक प्रोसीजर के साथ, एक कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने बनवाया था. ठीक है. ये जो आपके रिप्रेजेंटेटिव है ये आपको वर्किंग इंस्टीट्यूट के अंदर काम करेंगे. ठीक है. अब हम बात करते हैं हाउ इज़ अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन ऑन अगस्त 1399 टी. हमारे पास एक एग्जाम्पल है. मैं आपको इसको ब्रीफ में समझा देता हूँ. बीपी मंडल एक व्यक्ति थे. उन्होंने जो हमारे देश में देखो रिजर्वेशन है, हमारे यहाँ रिजर्वेशन है. रिजर्वेशन कुछ कास्ट के लिए, कुछ लोगों के लिए जो इकोनॉमिकली सोशल रूप से बैकवर्ड क्लास में आते हैं उनके लिए हमने रिजर्वेशन की व्यवस्था की है. तो उसमें हमारे पास एससी और एसटी के लिए, ट्राइब जो थी उनके लिए पहले से ऑलरेडी रिजर्वेशन था. बीपी मंडल क्या थे? बीपी मंडल आए और उन्होंने बोला, बीपी मंडल साहब ने बोला कि आपके पास कुछ ऐसी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, SEBC, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं जिनको रिजर्वेशन देने की ज़रूरत है. तो उसका पूरा हम केस डिस्कशन करेंगे इसमें. हाउ मेजर पॉलिसी टेकन, मतलब पॉलिसी किस तरीके से बनती है उसका एक एग्जांपल से इन्होंने समझाया है. तो अगस्त 1990 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू एन ऑर्डर. इट वॉज कॉल्ड ऑफिस मेमोरेंडम. क्या कह रहा था बेटा? ऑफिस मेमोरेंडम. लाइक ऑल गवर्नमेंट ऑर्डर, उसका नंबर है ये बेटा पूरा. ठीक है. तो द जॉइंट सेक्रेटरी कौन होते हैं? जो मिनिस्टर के साथ में काम करते हैं, मिनिस्टर के लिए काम करते हैं. जॉइंट सेक्रेटरी आपके एग्जीक्यूटिव बॉडी कह सकते हैं आप, एग्जीक्यूशन का काम जो करते हैं वो. ठीक है. तो जॉइंट सेक्रेटरी एंड ऑफिसर ऑफ डिपार्टमेंट पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवनेस एंड पेंशंस. मतलब पब्लिक ग्रीवनेस और पेंशन से जो थे वो साइन द ऑर्डर, उन्होंने साइन किया इस ऑर्डर को. और जो 27% रिजर्वेशन दे दिया ओबीसी के लिए, और जिसको हम लोगों ने बोला था सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को. ठीक है. ये आपका ऑर्डर है, ये उस समय ऑर्डर दिया गया था. ठीक है. ये 13 अगस्त 1990. 27% रिजर्वेशन ऑफ सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास इन सिविल सर्विसेज. मतलब जो सिविल सर्विस सरकारी नौकरियां उनमें रिजर्वेशन की बात की गई थी. ठीक है. ये बीपी मंडल का उस समय का लेटर है. ठीक है. 27% ऑफ द वैकेंसी इन सिविल पोस्टेड एंड सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी रिजर्व फॉर SEBC. ठीक है. जो 27% जो सिविल पोस्टेड होंगी वो किसके लिए? इन ये कैटेगरी के लिए रिजर्व कर दी गई. ठीक है. रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC, अदर बैकवर्ड क्लासेस इन सिविल पोस्टेड एंड सर्विसेज अंडर द गवर्नेंस इंडिया. ठीक है. ये उसका एक्ट है. दिस ऑर्डर अनाउंस अ मेजर पॉलिसी डिसीजन. इट सेज दैट 27% ऑफ वैकेंसीज 27% of vacancies in civil posted several government India reserve for social and educational backward classes. Social SEBC is another name of the people who belonging caste and considering backward by the government. The benefit of jobs and reservation was till then available only the scheduled caste. तब किसके लिए अवेलेबल था बेटा? SC के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट, और ST के लिए. किसके लिए? ST के लिए. SC और ST के लिए तब उस समय अवेलेबल था रिजर्वेशन. लेकिन उन्होंने क्या किया? एक नई कैटेगरी बनाई, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, उनको भी रिजर्वेशन देने की बात की. ठीक है. ये 27% उन्होंने रिजर्वेशन दिला दिया. द डिसीजन मेकर्स, ये केस था आपका किस तरीके से पॉलिसी बनती है. अब द डिसीजन मेकर क्या होता है? हु डिसाइड टू इशू दिस मेमोरेंडम. कौन डिसाइड करेगा उसके लिए हम बात करेंगे. तो उसमें क्या होता है बेटा? द ऑफिसर माइडली इंस्ट्रक्टेड बाय गिवन बाय मिनिस्टर ऑफ पर्सनल. ठीक है. अब इसमें देखो, President is the head of state and it is the
हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी ऑफ कंट्री। जो प्रेसिडेंट होते हैं बेटा आपके, जो इंडिया में प्रेसिडेंट हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, वही सारे डिसीजन लेते हैं, ठीक है ना। वो आपके जो लॉ बनते हैं उन पे उनकी उन्हीं के नाम से बनते हैं, उन्हीं के नाम से लॉ बनेंगे, उन्हीं के नाम से इशू होंगे, ठीक है। मिनिस्टर पीएम अब जो अभी हमारे पास प्रेसिडेंट कौन है बेटा, रामनाथ कोविंद, एंड प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड एक्चुअली एक्सरसाइज ऑल गवर्नमेंट पावर। ही टेक द मोस्ट डिसीजन इन द कैबिनेट मीटिंग्स। कैबिनेट मीटिंग में जो डिसीजन होते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, पीएम के द्वारा, ठीक है। पार्लियामेंट्री कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। 2 हाउसेस और आपके पास कौन कौन से, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा आपको इलेक्ट होती है, राज्यसभा आपको नॉमिनेशन से मिलती है, ठीक है, वो हम समझेंगे आगे। मेजोरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें टोटल 545 मेंबर हैं। कितने, 545 मेंबर हैं, ठीक है। नाउ सो वर ऑल दिस पीपल्स इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग ऑफ रिगार्डिंग ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम। कौन कौन, आपका एक कौन होंगे, यहाँ लिखते हैं हम लोग, एक होंगे आपके प्रेसिडेंट, फिर होंगे आपके पीएम, और लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर। लोकसभा में 545 मेंबर हैं आपके पास अभी प्रेजेंट में, और राज्यसभा में कितने, 245 मेंबर हैं, ठीक है। तो ये लोग मिलके आपके लिए ये पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं। नाउ द ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम बस culmination of a long chain in the event. The government of India had appointment of the second backward classes commission in सबसे पहले कब हुआ था, 1979 में। जो रिजर्वेशन हम लोग केस पढ़ रहे हैं उसके लिए सबसे पहले मीटिंग कब हुई थी, 79 में, 1979। और उसके हेड कौन थे, बीपी मंडल। कौन थे, बीपी मंडल। हैंस इट वॉज द पॉपुलर कॉल्ड मंडल कमीशन। क्या बोलते हैं इसको, मंडल कमीशन। इट वॉज आस्क्ड टू डिटरमाइन द क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। उनसे बोला गया है कि आप देखो कि क्या क्राइटेरिया रखना चाहिए ये SEBC कैटेगरी को बनाने के लिए। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी, बने कब थे, 79 में, 80 में उन्होंने रिपोर्ट दी। मेड मैनी रिकमेंडेशन, वन ऑफ दीज वॉज 27% ऑफ गवर्नमेंट जॉब रिजर्व फॉर SEBC। मतलब उन्होंने एक डिसीजन ला कर दिया कि भाई 27% आप रिजर्वेशन दीजिए SEBC के लिए। फॉर सेवरल ईयर मैनी ऑफ पार्लियामेंट एंड पार्टीज केप्ट डिमांडिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कमीशंस रिकमेंडेशन। बहुत सारे सालों तक उनको जो 1980 में उन्होंने रिकमेंडेशन की थी, तो बहुत सारी बातें चलती रही कि इसको रिकमेंड किया जाए, रिकमेंड किया जाए। देन लोकसभा इलेक्शन इन 1989, जनता दल प्रोमिस दैट इट वोटेड टू पावर इट वुड इम्प्लीमेंट द मंडल कमीशन रिपोर्ट। तो हमारे जो जनता दल के लोग थे उन्होंने बोला कि अगर वो पावर में आते तो वो इस चीज़ को लेकर आएंगे, ठीक है। नाउ द जनता दल डिड फॉर्म द गवर्नमेंट आफ्टर दिस सेक्शन। इट्स लीडर बीपी सिंह उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने टुक प्लेस आफ्टर दैट। ऑन 6 अगस्त 1990 यूनियन कैबिनेट टुक फॉर्मल डिसीजन इम्प्लीमेंट रिकमेंडेशन। उन्होंने 6 अगस्त को उन्होंने डिसीजन लिया कि इंप्लीमेंट करने की। द नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर बीपी सिंह इन्फॉर्म द पार्लियामेंट अबाउट द डिसीजन थ्रू द सस्पेंड ऑफ हाउस। मतलब बीपी सिंह ने फिर सबको इन्फॉर्म किया, और ये उनका ये आपका बेच नंबर है किससे वो पास हुआ था, ठीक है। सो अदर उस समय अमूल वालों ने एक इमेज भी बनाया था, क्रीम फॉर नो रिजर्वेशन फॉर कोटा फॉर दिस कोटा। उन्होंने अगेंस्ट इसमें बहुत सारे विरोध भी हुए, रोइट भी हुए, ठीक है ना। ये रोइट भी लिखा हुआ है, उस समय दंगे भी हुए जब इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। लोगों ने जो बोल रहे थे कि मतलब आप पहले से है ना, पहले से कुछ रिजर्वेशन थे, जैसे कि एग्जांपल के लिए अभी मान के चलें कि ना जो पहले से 14% फॉर ST रिजर्वेशन था एंड 18% फॉर SC के लिए रिजर्वेशन था। आप 27 अगर OBC के लिए रिजर्वेशन देते हैं तो 50% रिजर्वेशन होगा, और 50% रिजर्वेशन हो जाएगा तो जो बची हुई 50% सीटें हैं वो जनरल के लिए हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा, जनरल वालों के लिए कट ऑफ बढ़ जाएगा। किसी भी एग्जाम के लिए जनरल वालों को ज़्यादा मार्क लेकर आने पड़ेंगे। तो इसलिए बहुत सारे रोएट हुए, बहुत सारा वॉयलेंस हुआ इनके अगेंस्ट में, ठीक है। लेकिन फिर भी ये रिजर्वेशन दिया गया। हाँ, फिर उसके बाद क्या है बेटा, अदर फेल्ट दैट 10 बार अनफेयर इट वुड बी डिनाई क्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी। इससे क्वालिटी ख़त्म होगी, ठीक है, उन्होंने बोला। फिर इसके बीच में आता है हु रिसोल्व। अब ये सब चीज़ें हो रही थी, तो अब इस चीज़ को सोल्व कौन करेगा, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया सेटल डिस्प्यूट
इनके बीच में जो डिस्प्यूट हुआ था वो किसने सोल्व किया? जब हमारे बीच में कोई भी डिस्प्यूट आता है तो वो कौन सोल्व करके देता है हमारे लिए? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सोल्व कर देता था। ठीक है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या था? देखो, हम सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्ट डिसीजन पे आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दैट ऑल दिस केसेस टुगेदर, उन्होंने सब केसेस को मर्ज किया, जो डिफरेंट पूरी कंट्रीज में डायरेक्ट बहुत सारे केसेस हो गए थे इनके ऊपर, कि हटाओ इसको। द केस वॉज कॉल्ड इंदिरा साहिनी एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मतलब उस केस का नाम क्या दिया गया था? यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में इंदिरा साहनी और अदर्स का केस। 11 जज की बेंच बैठी, उसमें हेड किया सुप्रीम कोर्ट हेड अग्रीमेंट बोथ साइड बाय द मेजोरिटी सुप्रीम कोर्ट जज दैट 1920 डिक्लेयर। उन्होंने फिर क्या किया बेटा? 1992 में डिक्लेयर कर दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज वैलिड। एट द सेम टाइम्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट आस्क टू गवर्नमेंट टू मॉडिफाई। उन्होंने क्या किया? आपने जो बनाया वो अच्छा है, लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो। उसमें मॉडिफिकेशन क्या बोला था? उन्होंने बोला कि भाई इट सेड दैट बेल टू पर्सन among of backward classes should be exclude फ्रॉम दैट गेटिंग बेनिफिट्स। मतलब जो लोग जो ओबीसी में आते हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास मनी है, उनको इससे दूर रखो। तो वहाँ से कंसेप्ट आया बेटा क्रीमी लेयर का। किसका? क्रीमी लेयर का। अगर आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा था इसके ऊपर। ठीक है, तो ये रही हमारी यहाँ तक की बात की किस तरीके से लॉ बनता है, किस तरीके से उस पर डिबेट होती है, किस तरीके से उस पर लोग विरोध करते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट आकर अपना डिसीजन देता है, या फिर हो सकता है वो फेवर में हो, ना भी हो फेवर में। और 11 जज की बेंच बैठती है, कितनी बड़ी बेंच बैठती है। ठीक है ना, तो ये हमने अभी तक समझा। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।